गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांजिशन मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल से तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। तो हम बोल सकते हैं कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट को बनने के लिए आयनेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वो इजीली बनेगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है निकल और प्लेटिनम का। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल से निकले तो जो ऑक्सीडेशन जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो 2.49 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल, और प्लेटिनम के लिए 2.66 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल। यहाँ पे भी हमने इसको लिखा हुआ है निकल, दो इलेक्ट्रॉन निकले निकल 2+, और ये आयनेशन एंथैल्पी। प्लेटिनम, दो इलेक्ट्रॉन निकले प्लेटिनम 2+, और इतनी आयनेशन एंथैल्पी लग रही है। अब इसको हम ध्यान से देखें तो निकल 2+ बनने के लिए आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि जो निकल 2+ होगा वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम 2+, क्योंकि निकल 2+ कम एनर्जी पे बन रहा है, कम आयनेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। इसलिए ऐसे कंपाउंड जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे उन कंपाउंड से जिनमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर निकल से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो निकल 4+ बनेगा, और आयनेशन एंथैल्पी है 11.29 × 10⁻³ किलोजूल पर मोल। प्लेटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Pt4+ बनेगा, और आयनेशन एंथैल्पी है 9.36 × 10⁻³ यहाँ से भी क्लियर है कि Pt4+ बनने के लिए कम आयनेशन एंथैल्पी देनी पड़ रही है, इसलिए Pt4+ ज़्यादा स्टेबल है। और किससे ज़्यादा स्टेबल है? Ni4+ से। तो ऐसे कंपाउंड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है K2PtCl6, इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगे उन कंपाउंड से जिनमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। अब आयनेशन एंथैल्पी जो लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या हम बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो बन रही है मेटल की वो 3 स्टेप में बनती है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ कि मेटल सॉलिड है, वो मेटल प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली इस स्टेप में नहीं होगा। पहले क्या होगा, मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनेगा, इसमें जो एक्सचेंज होगा एनर्जी का उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। गैसीय स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे आयनेशन एंथैल्पी। फिर जाके M+ जो गैसीय स्टेट में है ये हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रेटेड बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा तो M+ एक्वस बनेगा। यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जो टोटल एनर्जी चेंज है ΔH, ये 3 एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। ΔH = डेल्टा सब्लिमेशन H प्लस आयनेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H, ठीक है। जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ΔH की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली बनेगी और वो ज़्यादा स्टेबल भी होगी। और हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इजी बनेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और आयनिक स्टेट में भी, ठीक है। तो कलर्ड क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रांजिशन मेटल में जो मेटल है वहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स है ये डीजनरेट होते हैं। सभी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, लेकिन जब कोई दूसरा एनायन या लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के क्लोज आएगा तो इंट्रैक्शन होगी किसके बीच में? जो बॉन्ड बनाने के लिए स्पीसीज आ रही है और जो ट्रांजिशन मेटल है उनके बीच में इंट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जो d ऑर्बिटल्स है ये 2 सेट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है।
एक सेट जिसमें दो ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, dx² - y² एंड dz², और दूसरा सेट जिसकी एनर्जी कम हो जाती है dxy, dyz एंड dzx, 3 ऑर्बिटल्स का सेट, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो जब लिगेंड्स बॉन्ड बनाने के लिए आती है ट्रांजिशन मेटल के पास, तो ट्रांजिशन मेटल का जब भी d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो सेट में। दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, इनको हम बोलते हैं eg ऑर्बिटल्स बोलते हैं। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, इनको बोलते हैं t2g। ठीक है, तो स्प्लिटिंग होगी। इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जो दो सेट हैं, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही वाइट लाइट फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन वाइट लाइट में से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से एक्साइट होके दूसरे सेट में जो हायर सेट है उसके अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चले गए, यहाँ पे हमने इसको दिखाया हुआ। तो ये जो एक्साइटेशन हो रही है डी के एक सेट से डी के दूसरे सेट में, इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो मेन कॉज जो है कलर शो करने का वो क्या है, डी ट्रांजिशन, एक लाइन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास टाइटेनियम का कोई कंपाउंड है जिसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसके डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब वाइट लाइट फॉल करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसका कंप्लीमेंट्री कलर उस कंपाउंड पे आता है। तो ये ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, ब्लू एंड रेड। तो ब्लू एंड रेड को ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ब्लू एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है पर्पल कलर इसके ऊपर आ जाएगा टाइटेनियम +3 के कंपाउंड पे। इसी तरह से कॉपर +2 का जो कंपाउंड है D9 है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। अब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रेड का कंप्लीमेंट्री कलर है ब्लू, तो ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ब्लू या ग्रीनिश ब्लू कलर इसके ऊपर आता है। तो जनरली अगर डी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डी ट्रांजिशन शो कर सकता है और उसके ऊपर कलर आएगा। कुछ एक कंपाउंड जैसे हमने लिखा है जिंक 2+, कैडमियम 2+, Ag2+, कॉपर +1 और Ag+1, ये जो आयंस हैं इनके जो कंपाउंड होंगे ये वाइट कलर के होते हैं। ये वाइट कलर के क्यों होते हैं, इसका कारण है कि इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगी। अब डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होगी, या तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे फील्ड हैं, या तो सारे के सारे एम्प्टी हैं। तो मेन रीज़न है कि वाइट कलर के कंपाउंड क्यों है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स है या तो कम्प्लीटली फील्ड होगा या तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही जनरल है, बहुत पहले से हम इसको स्टडी करते आ रहे हैं। मैग्नेटिकली जो डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल जो है वो दो तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक ऐसा कंपाउंड जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो पैरामैग्नेटिक है, और जिस कंपाउंड को मैग्नेट रिपेल कर रहा है वो डायामैग्नेटिक है। अब इसका कारण क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और उस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे शो करते हैं, म्यू रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू = √n विद इन द ब्रैकेट n+2 dm। ठीक है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और bm क्या है, यूनिट्स है मैग्नेटिक मोमेंट के। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसका कारण क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल के जो आयंस हैं या एटम्स हैं उनके पास वेकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो लिगेंड होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और ट्रांजिशन मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल में उनको एकोमोडेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ट्रांजिशन कंपाउंड बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स
ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स रिंग्स को हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बहुत से ट्रांजिशन मेटल या उनके कंपाउंड वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे लेकिन इटसेल्फ रिएक्शन में यूज अप नहीं होंगे, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करके उनकी अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन होने के लिए, और उस अल्टरनेट पाथ की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है और ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। जैसे आयरन और मोलिबेडनम जो है वो हैबर प्रोसेस में यूज होते हैं। आयरन कैटलिस्ट का काम करेगा और मोलिबेडनम प्रोमोटर का काम करेगा। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। जहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करनी है वहाँ पे हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये क्या करता है, SO2 को SO3 में अगर कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करनी है सल्फर डाइऑक्साइड की, तो वहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है। और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने का, ये H2SO4 की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो ये बहुत से कंपाउंड जो है ट्रांजिशन मेटल के और एटम्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल जो है इनमें जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट इनकी होती है, और इनके अंदर जो एटम के अलावा एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे जो वेकेंट होता है, जहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, ये एटम्स हैं, किसी मेटल के एटम्स हैं, लेकिन बीच में ये जो स्पेस है ये वेकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जब कोई छोटा एटम दूसरे मेटल का, जो दूसरे एलिमेंट का कोई छोटा एटम, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये स्मॉलर एटम्स हैं, जब ये इन वेकेंट स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे, जैसे ब्लैक कलर में जो शो किया हुआ है, तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो प्योर मेटल की तरह होती है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है। एंड लास्ट वन इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय में क्या होता है कि एक डिफरेंट मेटल ओरिजिनल या प्योर मेटल के एटम को ही रिप्लेस कर देता है। ठीक है, प्योर मेटल के एटम को हटाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा कोई डिफरेंट मेटल। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये प्योर मेटल है और जो ब्लैक कलर में है ये डिफरेंट मेटल है। तो जो ब्लैक कलर का है इसने क्या किया, जो प्योर मेटल है उसकी जगह को ले लिया, उसके एटम को निकाला और वहाँ पे खुद आ गया। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है इनको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, एलॉय में एक डिफरेंट मेटल का एटम प्योर मेटल के एटम को ही रिप्लेस कर देता है, तो दिस इज नोन एज एलॉय। और एलॉय में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर एटम को टिन रिप्लेस करता है, कॉपर के एटम को टिन रिप्लेस कर देता है। और ब्रास में कॉपर के एटम को जिंक रिप्लेस कर देता है और एलॉय बन जाता है जिसको हम ब्रास बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।